हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, अभी क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन 2025 को लेकर अभी पूरा माहौल बना हुआ है। तो आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इंडिया में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से होता है और अभी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, उसमें कौन-कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और अंतिम में हम ये देख लेंगे कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं किस पार्टी से खड़े हुए हैं और उनको जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025 चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ जी, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया। एक्चुअली इनका जो कार्यकाल था वो 11 अगस्त 2022 से लेके 10 अगस्त 2027 तक था, 2027 तक था। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने 21 जुलाई 2025 को ही इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का जो पद था वो वैकेंट हो गया, रिक्ति हो गया। इसके कारण अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 जिसमें वर्णन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके तहत इनको अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है। तो आइए एक बार पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वह कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से ये आपको सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन है ये और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो देखिए, 64 और 65 में लास्ट में बता दूंगा, पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सिंपल सा अनुच्छेद है आर्टिकल 63, कोई इसमें झंझट नहीं है। एक लाइन में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसा कि आपको साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति पहला सर्वोच्च पद, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद। तो आर्टिकल 63 क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब आर्टिकल 63 एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 और 65 बाद में देखेंगे। सीधे आ जाइए आर्टिकल 66 पे। आर्टिकल 66 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, किन विधियों द्वारा होगा और कौन कौन से लोग चुनाव में भाग लेंगे। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 66 अनुच्छेद जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल की व्याख्या करता है, यानी कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और साथ ही साथ इसी आर्टिकल में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की क्या विधियां होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 66 ए। ये आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 66 क या ए बोल लीजिए, इसमें क्या है, रिजिग्नेशन है। ठीक है, त्याग पत्र है जिसका उपयोग करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। कौन सा आर्टिकल का यूज करते हुए? 66 ए का। 66 ए रिजिग्नेशन के बारे में बात करता है कि अगर किसी कारणवश जो उपराष्ट्रपति हैं, वर्किंग उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो रिजिग्नेशन देना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। तो 66 ए वो आर्टिकल है। अब देखिए, आर्टिकल 67 क्या बोलता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, जो कि 5 साल का होता है। ये आपको मालूम है, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सिंपली 5 साल का होता है। आर्टिकल 67 क्या है? कार्यकाल अवधि, जो कि जिस दिन वो ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, उसी दिन से लेकर 5 साल तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 68 में देख लीजिए क्या है कि अगर किसी कारणवश, आर्टिकल 68 क्या है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो जल्दी से जल्दी चुनाव करा लेना है। ये कितने दिनों में कराना चाहिए इसके बारे में नहीं दिया है। जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। और इसी आर्टिकल में ये भी लिख रखा है, आर्टिकल 68 में ये भी दे रखा है कि जिस दिन ओथ लेंगे, इस केस में जिस दिन, एक दो केस बनता है, एक तो पूरा कार्यकाल अवधि पूरा कर लें तो जो दूसरा उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वहां से 5 साल का काम करेगा,
यहाँ पर ये प्रावधान करता है कि जिस दिन से रिक्ति के मामले में जिस दिन दूसरा उपराष्ट्रपति बनेंगे, चुनाव होगा उनका, जिस दिन वो ओथ लेंगे उस दिन से भी वो 5 साल तक काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे जगदीप धनखड़ जी का 2027 तक था, तो यहाँ अभी 2 साल लगभग बचा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया उपराष्ट्रपति पद चुना जाएगा 2 साल के लिए ही चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर से फ्रेश उनका चुनाव होगा और वो 5 साल के लिए काम करेंगे। तो आर्टिकल 67 और 68 ये बोलता है, और आर्टिकल 69 सीधी सी बात कहता है शपथ ग्रहण, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की व्यवस्था आर्टिकल 69 में किया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए किसी बंदे से दिलवाया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूंगा कि अभी ये चर्चा में क्यों है। मेन रीजन ये है किसके तहत ये रिजिग्नेशन दिए हैं, आर्टिकल 66A के तहत, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख रखे हैं। अब देखिए, जो 64 और 65 आर्टिकल है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में, जो कि इस समय ओम बिरला साहब है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो वैसे ही राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं, सीधे सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष ही है, वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी, ठीक है, जो कि अभी तक थे जगदीप धनखड़। तो 21 आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 64 में दिया गया है। आर्टिकल 64 किस बारे में बात करता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 65। अब जैसा कि जगदीप धनखड़ जी ने भी रिजिग्नेशन दे दिया है, तो अभी राज्यसभा का जो सभापति का पद है वो भी रिक्ति है, ठीक है, वो भी खाली है। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक कौन काम करेगा उस पद पर, तो उपसभापति होता है, जो कि अपने ही मेंबर में से चुन लिए जाते हैं राज्यसभा में, वो तब तक सभापति का काम करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 65 क्या है। जैसे जैसे वाइस प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन देते हैं तो सभापति का पद खाली हो जाता है, राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाता है। वैसे ही अगर राष्ट्रपति रिजिग्नेशन दे देता है, वैसे ही अगर इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो रिजिग्नेशन दे देते हैं या किसी कारणवश, ठीक है, जैसे अब कारण क्या है, मृत्यु हो जाता है, उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है, या बहुत बीमारी के चलते वो अपना कार्य का क्रियान्वयन नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो उस केस में उपराष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 65 का यूज करके राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य कर सकता है। यानी आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर काम कर सकता है, सीधी सी बात ये है। तो चलिए, इतनी बातें तो हो गई, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आज के अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 21 आर्टिकल में व्यवस्था किया गया है, आर्टिकल 66 में, आर्टिकल 66 में ये व्यवस्था किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं और कौन से तरीके से मतदान होगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज हम टोटली बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के बारे में। तो पहला जो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जो कि 233 होता है, और साथ ही साथ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो कि 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां से कितना हो गया टोटल, 245। यानी राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 245 लोग हो गए यहां से। और साथ ही साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि प्रेजेंटली 543 है, ठीक है। 543 कैसे हैं, पहले यहां पर भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ लोकसभा के मनोनीत सदस्य, जो पहले 2 होते थे एंग्लो इंडियन, उनको क्या है संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया। तो अभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 543। तो देखिए 245 इधर से हो गए, 543 इधर से हो गए, टोटल अभी कितने लोग हो गए, 788 वोट हो गए, ठीक है। इसमें एमपी आएंगे, आपको मालूम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए नहीं आएंगे, क्योंकि
राज्यसभा के विधानसभा राज्य के विधान परिषद के जो वो होते हैं, मेंबर होते हैं, यानी एमएलए जो होते हैं, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते यहाँ पर। तो अभी टोटल कितने हो गए? 788। इसमें से देखिए 5 जो है वो राज्यसभा में पद रिक्त है और 1 जो है वो लोकसभा में पद रिक्त है। यानी कि अगर इसमें से 5 और 1 6 घटा दोगे तो प्रेजेंट में 782 वोट उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, यानी 782 लोग उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए अपना वोट देंगे। अब पूर्ण बहुमत के लिए कितना वोट चाहिए? तो देखिए 782/2, ठीक है। पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए? 782/2, आधा चाहिए होता है। तो कितना हो गया? 391 प्लस 1 वोट और चाहिए, तो टोटल 392 वोट पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर उसको 392 लोग चुनते हैं तभी वो उपराष्ट्रपति बनेगा। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होंगे, यानी उपराष्ट्रपति को कौन कौन से लोग वोट देकर चुनते हैं, ये हो गया उनका लिस्ट। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की विधि क्या है। जैसे देखिए, आप अपने इलाके में प्रधान चुनते हैं, ठीक है, या अपने इलाके के विधायक चुनते हैं, या अपने इलाके के सांसद चुनते हैं। उसमें क्या होता है, आप जाके डायरेक्टली वोट दे आते हो, ठीक है, आप जाते हो वोट दे के चले आते हो। ऐसा कभी आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिए हैं क्या? तो अमूमन है आप कभी नहीं लिए होंगे, नहीं आपके पूर्वज लिए होंगे, ठीक है। तो कौन लेता है? तो ये लोग लेते हैं जिसको हम चुनकर भेजते हैं, ठीक है। जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो फिर हमारे बिहाफ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसीलिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्ट रूप से होता है। हम डायरेक्टली वोट दे के आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। साथ ही साथ सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान तरीके से होता है। और 2 तरीका है क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक टाइप है चुनाव का, जिसमें से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये बता देता हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, 2 लोग खड़े हैं। अभी हम क्या है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल प्रधान का चुनाव होता है, तो हम जाते हैं तो एक ही लोग को वोट दे के आते हैं, ठीक है। हम अपना वोट चाहे ए को देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे, एक ही को दे के आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हम सबको दे देंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, एसटीवी एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चुनते हैं वरीयता के अनुसार। हमें जो ज्यादा पसंद है उसको पहले नंबर पे रखेंगे, जो कम पसंद है उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, जो उससे कम पसंद है उसको तीसरे नंबर पे रखेंगे। तो यही होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी मान लीजिए कि हम जो हमें सबसे ज्यादा होगा उसको पहले नंबर पे देंगे, उससे जो कम होगा उसे दूसरे नंबर पे देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो जैसे जनता हमें चुन के भेजता है, तो हम जनता के बिहाफ पे सबको अपना वरीयता के क्रम से सबको नंबर दे आते हैं। अब वो अलग बात है जब काउंटिंग होगा, अगर पहला वाला नंबर ही पूर्ण बहुमत में आ गया तो अच्छी बात है। अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आया, बराबर बराबर आ गया, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2-3 लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक लोग ज्यादा आएगा, एक लोग कम आएगा, जिसका पहला नंबर ज्यादा आएगा वो बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर 3 लोग हैं, अगर 3 लोग हैं तो इसमें से अगर 2 का बराबर आ गया, मान लीजिए ए भी 24 वोट पा गया, ए भी 24 वोट पा गया, और तीसरा जो है वो 12 वोट पाया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा ना, ये जो तीसरा वाला है बंदा ना, इसको हटा दिया जाएगा, और जो इसका वोट है इसको इन दोनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है, पहली और दूसरी वरीयता के अनुसार। तो इस तरीके से ये सब होता है, थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल वाला भी पॉइंट समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि 2025 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उनको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और साथ ही साथ उनके जीतने का कितना चांसेस है। देखिए, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ऐसा होता आया है कि जो पार्टी सरकार में रहती है उसी का कैंडिडेट जीत कर आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमारी सरकार है तो हमारे अंदर जितने लोग भी हैं विधायक, जिसको हम कहेंगे उन्हीं को वोट देंगे, ऐसा अपने यहाँ चलता आ रहा है, ठीक है। तो जिस पार्टी की सरकार रहती है उसी पार्टी का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुना जाता है। ऐसा आप कभी नहीं देखे होंगे कि जो पार्टी सरकार में है वो एक कैंडिडेट चूज करती है, अपोजिशन वाले एक कैंडिडेट चूज करते हैं, और जो जीत रहा है वो अपोजिशन का जीत गया। वैसा कभी नहीं हुआ है, नहीं आप उठा के देख लीजिएगा।
उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, जिसकी सरकार, जिसकी मेजोरिटी, उसके ज्यादा विधायक उसके ज्यादा सांसद और राज्यसभा सदस्य, वो जिसको बोलेगा उसको वोट देंगे वो लोग। तो देखिए यहाँ पर जो 2025 के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंडिडेट की बात करते हैं, तो पहले हैं बीएस रेड्डी साहब और दूसरे हैं सीपी राधा कृष्णन जी। बीएस रेड्डी जो है वो इंडिया ब्लॉक है। आपको अगर इंडिया ब्लॉक ना पता हो तो जैसे हो गए कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, ये सब जितनी पार्टी हैं। और सीपी राधा कृष्णन किस साइड से हैं? एनडीए अलायंस का, ठीक है, यानी भाजपा के साइड से। ये भाजपा के साइड से, या इनको ये बोल लीजिए कांग्रेस के साइड से। ये इधर का कैंडिडेट है, ये इधर का कैंडिडेट है। देखिए बीएस रेड्डी साहब जो हैं ये पहले भी जज रह चुके हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। और सीपी राधा कृष्णन जी क्या हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं 2-3 स्टेट्स के, और ये राजनीति में सक्रिय हैं। और ये क्या है? न्याय जजमेंटल में सक्रिय आदमी है। अब एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों पार्टियों का, इंडिया ब्लॉक का और एनडीए का, यानी कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन की कितनी कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में बात करें तो टोटल कितना है? 542। यहां से देख लीजिए ये खाली है। अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 293 सीट है, ठीक है, और इंडिया ब्लॉक के पास टोटल कितनी है? 294। और राज्यसभा में हम देख लें तो टोटल 240 है, यहां से 245 आएगा, 5 सीट रिक्त है। तो राज्यसभा में कितना है? 240। एनडीए अलायंस यानी भाजपा में टोटल 134 राज्यसभा सदस्य हैं, और कांग्रेस साइड से और कांग्रेस के सहयोगी दल से 106 सदस्य हैं। अगर हम देखें तो एनडीए अलायंस के पास कितना है, यानी भाजपा के पास कितना है? 427 वोट, और इंडिया ब्लॉक के पास कितना है? 355 वोट। इन सबको आप ऐड कर लोगे तो 782 आ जाएगा। अब पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए? 392। यहां पर भाजपा के पास कितना है? 427, और भाजपा के साइड से कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन जी। तो इन्हीं का बनना तय है, ठीक है, 99% सीपी राधा कृष्णन जी ही वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म डेली इधर उधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग जो है ना साउथ सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं, दोनों लोग साउथ से हैं। तो हो सकता है कि जो साउथ की सहयोगी पार्टियां हैं भाजपा की, वो इधर से उधर कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं नेताओं का इतिहास है, कभी इधर कभी उधर, उनका फायदा दिखना चाहिए। बाकी ये सब आपका वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। पहले मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दिए, जिससे कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए उनका तो गलत ना हो। साथ ही मैंने बता दिया इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल और तरीका कैसे चुनाव होता है उपराष्ट्रपति जी का। और यहाँ पर जो 2025 में करंट सिनेरियो है कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनके बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। बाकी आपका जो भी विचार हो कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।